बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। जमहूर की ताकत, पार्लिमान की ताकत। पार्लिमान वो इदारा जो मुल्क में बहुत मजबूत गर्दाना जाता है। पार्लियामेंट में वो लोग बैठे जाते हैं जो पूरे पाकिस्तान की दुनिया भर में नुमाइंदगी करते हैं। जाहिर सी बात है, लोग वोट देते हैं, उसके बाद पार्लियामेंट में लोग आके मुल्क की भलाई के लिए काम करते हैं, दुनिया भर में पहचान बनती है। लेकिन आज तीसरा दिन है, मुस्तकिल बुनियादों पे आप कह लें कि पार्लियामेंट में एक महाज आराई जारी है। यकीनन आपको इल्म होगा कि पंजाब असेंबली इस वक्त महाज आराई का गढ़ बना हुआ है। पीडीएम और पीटीआई दोनों जमातें आमने सामने हैं। पीटीआई का दावा है कि हमारे पास नंबर मुकम्मल है और पीडीएम का दावा है कि नंबर हमारे पास मुकम्मल है। परवेज इलाही साहब को एतमाद का वोट लेना है और इजलास इस वक्त भी जारी है। दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि हमारे नंबर मुकम्मल हैं और दूसरी पार्टी भी इस बात का दावा करती है कि नंबर हमारे पास में मुकम्मल है। होने क्या जा रहा है जनाब? यहाँ पे इस वक्त मुस्लिम लीग नून से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि अगर इन्होंने किसी भी तरह से नंबर मुकम्मल करने की कोशिश की तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी साजिश होगी और साजिश को साबित करने के लिए हमारे पास तमाम तर शवाहिद मौजूद हैं। उनका ये दावा है कि इस वक्त पीटीआई के बहुत से अरकान मुल्क में मौजूद नहीं है या फिर वो इस जगह इस शहर में मौजूद नहीं है। तो फिर फवाद चौधरी साहब ये कैसे दावा कर सकते हैं कि जनाब नंबर मुकम्मल है? परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट लेंगे, उसके बाद असम्बलियां तहलील होंगी और अगर एतमाद का वोट नहीं ले सकते तो पूरा सिनेरियो 360 चेंज हो जाएगा। इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुबशिर मीर साहब, आप तजियाकार हैं, और अदील अहमद साहब, आपका ताल्लुक पीटीआई से है। मुबशिर मीर साहब, आपसे शुरू करेंगे। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। हेलो जी सर, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, हमारे पास कुछ आवाज कम आ रही है मुबशिर मीर साहब बेहतर है की। जी मुबशिर मीर जी। साहब, क्या समझते हैं इस वक्त जो पंजाब की सूरत हाल है, इसमें आपका क्या तज्जिया है? ये तीसरा रोज है और महाज आराई दोनों पार्टीज की तरफ से जारी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपने जैसे फरमाया कि पार्लियामेंट में लोग जाते हैं और ये दुनिया भर में हमारे मुल्क की, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की और हमारे अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। सबसे पहले तो मैं बड़े अदब के साथ आपसे थोड़ा इख्तलाफ करूंगा कि ये हमारे मुल्क का, हमारे अवाम का असल चेहरा नहीं है। जो लोग पार्लियामेंट का इस वक्त हिस्सा हैं, ठीक है, मैं एमपीए साहब भी बैठे हैं, लेकिन ये हमारे निज़ाम की बहुत बदसूरती कह लें, इसकी कमजोरी कह लें कि वो लोग यहाँ पे इलेक्शन लड़ते हैं या लड़ सकते हैं 90% जो दौलत की बुनियाद के ऊपर जीत सकते हैं। कोई इल्मियत की बुनियाद पर, कोई खूबी, किसी प्रोफेशनलिज्म की बुनियाद पर यहाँ पार्लियामेंट के मेंबर्स नहीं बनते। तो ये हमारा असल चेहरा अभी तक पार्लियामेंट नहीं बन सका। उसकी वजह हमारा निजाम भी है, हमारा सियासी। अच्छा मुबशिर मीर साहब, मैंने भी ये जो इंट्रो दिया था बड़े जला हुआ दिल था और मैंने ये बात कही कि अच्छा। जो मनाजिर हम इस वक्त टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जाहिर सी बात है हम वहाँ मौजूद नहीं है। एक यूं लगता है कि बिल्कुल लिटरेट लोग नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि ये मुल्क का एक आला इदारा है जिसमें लोग मौजूद हैं। और फिर पंजाब वो सूबा के जिसमें सबसे बड़ा सूबा जिसकी अक्सरियत ज्यादा होती है, अमूमन वो पाकिस्तान पे उसकी हुकूमत का और जोर रहता है। इन हालात में उन लोगों से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये जो सब कुछ हमारी टीवी स्क्रीन के सामने आ रहा है। क्या कहते हैं हम? हाँ, दूसरी बात यह है कि वही मैं अर्ज करने लगा था कि दूसरी बात यह है कि ये भी निजाम के अंदर ही एक प्रॉब्लम है कि जो अक्सरियती पार्टियां हैं वो इस वक्त जो है वो समझ लें कि मरहूने मिन्नत हैं अकलीती ग्रोहों की। पार्टियां भी नहीं है, ग्रोह हैं। कि जो अकलियती पार्टी का एक बंदा है वो वजीर आला पंजाब है, जिसके पास कम है, ब्लैकमेल करके बना है। और माजरत के साथ कि दूसरा इसी तरह मरकज में हमारे प्राइम मिनिस्टर भी सेकंड नंबर पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं।
तो लिहाजा ये जो एक निजाम के अंदर खराबी है, ये करप्शन का रास्ता खोलती है। इस वक्त अगर अमलन तौर पर हम देखें तो कोई भी पार्टी जो दोनों तरफ से दावा किया जा रहा है कि हम अक्सरियत में हैं, लेकिन मेरा ख्याल है हकीकी अक्सरियत किसी के पास नहीं है। सारे उस समाल ग्रोह के मरहूने मिन्नत हैं जो किसी तरफ भी जा सकता है। अच्छा मुबशीर भाई साहब, आप जिस बात में, जिस पैराए में बात को लेके गए, ये आपको लगता है कि आगे जो हमारा निजाम आएगा, आगे इलेक्शंस की बात होगी, चले अक्टूबर में होंगे, मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि कोई और अक्सरियत में आ सकता है? देखिए, अक्सरियत में तो कोई भी आ सकता है, लेकिन कम से कम ये जो इंजीनियरिंग है ना, वो अक्सरियत में आने नहीं देती। इंजीनियरिंग जो होती है हमारे सिस्टम के अंदर, जिसका आगाज भी आप भी सुनने में भी आ रहा है कि अगेन शुरू हो गई है, वो इंजीनियरिंग का मकसद ही ये है कि एक अहम किस्म की जो है वो सूरत हाल जो है वो रहे पार्लियामेंट के अंदर, और जिसको चाहा जाए या जिसके साथ मामलात तय पाए जाएं उसको जो है वो इख्तियार सौंप दिया जाए। अभी आप देखें कि जो पंजाब असम्बली को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो पंजाब असम्बली की सूरत हाल जिस तरह चेंज होती है, रोजाना अदालतों के अंदर गुफ्तगू और फिर पार्लियामेंट के अंदर लड़ाई झगड़े और ये सब, क्या ये इस तरह आप समझ सकते हैं कि ये वो मुल्क की एक बड़े सूबे की पार्लियामेंट है कि जो इस वक्त क्राइसिस में है, और वो क्राइसिस में होते हुए भी वफाक हो या सूबा हो, कोई आपस में कोई जो है वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है? तो मैं नहीं समझता कि मसलन ये जो महाजर आई है ये कोई पाकिस्तान में बेहतरी लाने के लिए है। ये अपनी दुकान को ज्यादा चमकाने के लिए है, अपनी कीमत बढ़ाने के लिए। इंजीनियरिंग की आप बात कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग 2018 में भी हम देख चुके हैं। इसके अलावा ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बड़े तवातुर के साथ, हम शायद 2008 से, आप भी मेरी बात को सेकंड करेंगे, 2008 में फैसला कर लिया गया था कि किस तरह से पाकिस्तान को आगे चलाना है। कौन लोग थे हम भी ये जानते हैं कि कौन कर रहा है ये, लेकिन आपको लगता है कि ठीक होगा एक तरफ ये कहना कि जी तमाम इदारे अपने अपने दायरे कार तक महदूद हो गए हैं, बहुत खुल के ये बात की जाती है, लेकिन आपको लगता है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होगी वापस से? देखिए, जो इक़्तिदार की जो असल इक़्तिदार की पावर है, जो जिन सेक्टर के पास है, जो सेक्टर जो है असरअंदाज होते हैं, अपनी ताकत की बुनियाद पे होते हैं, तो पब्लिक के जो है वो समझ ले कंसेंट की बुनियाद पे नहीं होते, तो ताकत की जो जुबान है वो तो यही होती है जिस तरह की जा रही है। लेकिन जो चेंज होने की बात है, देखिए अभी 2008 की निस्बत पाकिस्तान के अंदर कोई भी वजूहात हो, वो सोशल मीडिया हो, वो लोगों के तजर्बात हो, लोगों के मसाइल हो, पब्लिक की जो एक अवेयरनेस लेवल है, मैं समझता हूँ बहुत ही हाई लेवल पे है। लेकिन ज़ाहिर है कि अवाम बाहर भी निकलते हैं, मार भी खाते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन अभी तक हम वो स्टेज पे नहीं जा सके। उसकी वजह क्या है कि पोलराइजेशन बहुत है। बहुत से जो चीजें हैं जिस पे तमाम पार्टियों को कंसेंसस होना चाहिए कि मसलन हम खरीदो फरोख्त नहीं करेंगे, हम कम अज कम इस लेवल पे तो चले जाएं कि जब हमारे मेंबरान मुंतखब हो जाएं, हम मेंबरान की खरीदो फरोख्त पे बिलीव नहीं करेंगे, उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, तो फिर भी जो इंजीनियरिंग करने वाले इदारे हैं वो बहुत हद तक रुक सकते हैं। अभी तो जो मसला है वो सियासी पार्टियों के अंदर है कि वो सियासी पार्टियां जो हैं वो खुद पावर के लिए हंगरी हैं, लस्ट है उनके अंदर। अच्छा, मुझे आपसे एक सवाल का जवाब चाहिए, उसको मुख्तसरन मैं जानना चाहूंगी। एक तरफ ये अगर कहा जाए, मैं इसकी तस्वीर भी चाहती हूँ कि अगर मैं गलत कह रही हूँ तो, ये अगर कहा जाए कि पार्लियामेंट वो ताकत है कि अगर इदारे भी चाहें तो उसमें तब्दीली नहीं कर सकते, अगर पार्लियामेंट अपनी ताकत को इस्तेमाल करे और वहां पे बैठे लोग जो हैं वो अपने ताकत को पहचाने और गलत का साथ ना दें, तो मजीद जो आप जिन इदारों को ताकतवर कह रहे हैं वो कुछ नहीं कर सकते। आप खुद ही देख लें, जो भी पहले हुआ उसको बेशक जो है वो एक जगह पे रखें, लेकिन अप्रैल की कहानी आपके सामने है। अप्रैल में क्या हुआ है? वो यही हुआ है कि ताकत ने अपना मुजाहरा किया है और ताकत की बुनियाद पर लोग शिफ्ट हुए हैं, ताकत की बुनियाद पर जो है वो सारे मामलात हुए हैं, उसके बाद हुआ है। अब ये है कि पार्लियामेंटेरियन जो है, जिसको हम कह रहे हैं कि ये दुनिया में हमारी शिनाख्त है, हमारी पहचान है, हमारी प्रेजेंटेशन है इसके पास, तो वो खुद ही जब अपनी कीमत लगवाने के लिए तैयार होता है, खा वो सेनेट के इलेक्शन हो, खा वो इस तरह की कोई जो है वो फ्लोर क्रॉसिंग करनी हो, कुछ करना हो, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये पार्लियामेंट जो है वो अपने असल साइज में या असल अंदाज में फंक्शनल है, अपनी पावर जो है वो उनको एक्सरसाइज कर सकती है? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिर क्या निकलती है हमारे सामने कि जो लोग हैं वो राइट पर्सन नहीं है,
वो राइट पर्सन नहीं, ताकत की बुनियाद पे जीत के आए हुए हैं, पैसे की बुनियाद पे जीत के आए हुए हैं। अब पैसे की बुनियाद पर ही सरवाइव करना चाहते हैं और इसीलिए उनकी कीमत भी लगती है, वो कीमत लगवाने के लिए भी तैयार होते हैं। सब नहीं मैं कह रहा, लेकिन जो हो जाते हैं उनको कह रहा हूं। अच्छा, मैं मजीद बात करना चाहूंगी आपसे, लेकिन वो एक सवाल आपकी तरफ से आया था जहन में। बहरहाल मैं अदील के पास जा रही हूँ, फिर आपकी तरफ आती हूँ। अदील, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। अदील, अभी जो पंजाब में महाज़ाराई जारी है और एक मार्का लगा हुआ है, तीसरा दिन है, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, बेंचों पे भी चढ़ा जा रहा है। क्या एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि नंबर आपके पास मुकम्मल है, एक तरफ पीडीएम कह रही है नंबर मुकम्मल है, अता तारड़ा साहब बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं, वो तो कहते हैं हमारे पास तमाम रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, अगर ये नंबर गेम पूरा हुआ तो इसका मतलब धांधली करेंगे। क्या समझते हैं सारे सिनारियों में क्या हो रहा है? देखिए, हेलो। जी जी, मैं आपकी आवाज सुन सकती हूँ अदील। देखें, अगर तो मुस्लिम लीग नून के पास नंबर्स पूरे होते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो नहीं होती ना। इससे पहले हमजा शहबाज शिकस्त तो ना खाते ना। आज हमजा शहबाज अगर हुकूमत में नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है पंजाब में, इसका मतलब ये है कि नंबर्स पंजाब असेंबली के अंदर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। जी 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 जी, बोले। अब अगर पीडीएम ये दावा करती है कि वो हुकूमत बनाने जा रही है तो उनके पास एक ही रास्ता बचता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या जो हमारे काफ लीग के मेंबर्स हैं उनको वो खरीदेगी, क्या सौदा करेगी और उनको वोट कास्ट करवाने से रोकेगी। यही एक तरीका है जिससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरा सकती है। अब प्रॉब्लम यह है कि इस मुल्क के अंदर जमीरों का सौदा करना, पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर पैसे लगाना, सिंध हाउस के अंदर मंडी लगाना, छांगा मांगा लगाना और खरीदो फरोख्त करना, ये एक ऐसी लानत है, एक ऐसी बुराई है कि मेरे ख्याल से इसको डिस्कस नहीं किया जाता, ना इसको कंडेम किया जाता है। वही अदील, मैं वही आपसे कहना चाह रही थी। आपने कहा कि ठीक है जनाब, हमजा शहबाज की गवर्नमेंट गई है, हमजा शहबाज खुद भी मुस्लिम लीग नून का कोई कामयाब तजर्बा नहीं थे, ये भी एक वजह थी इस सारे मामले की। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसा आपने कहा कि जी ईमानदारियां भी बदलती हैं, जमीर के भी सौदे होते हैं, तो अगर उस तनाजुर में देखा जाए तो आपकी अपने ही कितने लोग वो कह रहे हैं जी मौजूद नहीं है आज, तो फिर कैसे आप कह सकते हैं? ये तो आपके लिए इस वक्त बड़ा चैलेंज है कि आप किसी तरह से परवेज इलाही साहब वोट ले लें। जिस तरह से तारा साहब कह रहे हैं उस तरह तो नंबर पूरे नहीं नजर आ रहे आपके। नहीं, देखिए, पॉइंट मैं जिस पॉइंट पे बात करना चाह रहा हूँ, ये जो नुक्ता मैं उठाना चाह रहा हूँ वो नुक्ता ये है कि नंबर्स के हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बरतरी है पंजाब असेंबली के अंदर। काफ लीग और तहरीक इंसाफ के मेंबर्स को अगर मिलाया जाए तो हमारे पास बरतरी हासिल है और हुकूमत हमारे पास ही रहनी चाहिए। ये तो नंबर्स के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन अगर इसके मुकाबले में कोई ये क्लेम करता है कि हमारी हुकूमत को वो गिरा देंगे या वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में हमें शिकस्त दे देंगे या वो हमारी हुकूमत गिराकर अपनी हुकूमत ले आएंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं हमारे मेंबरान के ऊपर दबाव डालकर या पैसों का लालच देकर जमीर खरीद कर सौदा करके जमीरों का सौदा हमारी गिरा सकते हैं और अपनी हुकूमत ला सकते हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तान के अंदर ये बहस होनी चाहिए कि क्या पाकिस्तान में ये जमीरों का जो सौदा है, ये पार्लियामेंटेरियन के जो पैसे लगते हैं, ये जो मंडी लगती है, क्या ये इसको जो है वो जायज करार दे देना चाहिए? क्या ये अखलाकी तौर पर इस कौम के लिए दुरुस्त है, हमारे इस मुल्क के लिए ये बात दुरुस्त है कि इस तरह के कल्चर को फरोग देकर और ऐसे लोगों को हीरो बनाकर जो है वो पेश किया है कौम के सामने कि कौन कितने ज्यादा जो है वो बंदे खरीद सकता है या कौन कितनी ज्यादा बोली लगा सकता है? अगर तो यही मयार है तो ये हमारी तबाही और बर्बादी का सबब है। तबाही और बर्बादी से हमें कोई नहीं रोक सकता अगर किसी मुल्क में ये मयार बन जाए कि कौन ज्यादा बोली लगाएगा और कौन ज्यादा पार्लियामेंटेरियन खरीदेगा। नहीं, मेरा ख्याल है अदील, ये तो अवाम भी टॉलरेट नहीं करती और वक्त के साथ उन लोगों की मकबूलियत कभी भी नहीं रहेगी जो पैसों के मामले में हेर फेर करते हैं। ये वक्त के साथ साथ उनका खुद ही ये सिनेरियो में वो दब जाता है मामला। लेकिन ये बात भी तो हकीकत है कि परवेज इलाही साहब ठीक है, आपके साथ आपको ज़रूरत थी और उनको भी आपकी ज़रूरत थी,
लेकिन वक्फे वक्फे से आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी इतनी बड़ी है, एक छोटी जमात के वजीर आजम को रहनुमा को आप वजीर आला बना देते हैं, उसके बाद ब्लैकमेलिंग का भी सिलसिला रहता है, फिर ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है जो हम देख रहे हैं कि परवेज इलाही साहब खुद भी इंटरेस्टेड नहीं है कि असेंबलियां तहलील हों। आपका क्या मौक़िफ़ है इस पे? देखिए, जब आपके खिलाफ जो है वो मुल्क के सारे माफियाज इकट्ठे हो जाएं, मुल्क की सारी जमातें इकट्ठी हो जाएं और आपके खिलाफ जो है वो मुल्क के तमाम रियासती इदारे भी आपके खिलाफ हो जाएं और वो भी आने के उसमें मंसूबों में शामिल हो जाएं, तो फिर आपको कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज करके कुछ ना कुछ जो है वो इत्तेहादी बनाकर और कुछ किसी के साथ जो है वो करके आपको हुकूमत करना पड़ती है। पंजाब के अंदर जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नाजायज तौर पर बनाई गई थी, तो आपने देखा था कि 25 मई पे किस तरह से जुल्म और बर्बरियत और तशद्दुद और तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर जो है वो क्या 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 जुल्म जो है वो ढाए गए। तो उसका जो सदेबाब है वो इसी तरह से मुमकिन है कि इनकी हुकूमत किसी सूरत में ना बनने दी जाए। इसीलिए हमने मुस्लिम लीग काफ के साथ, जो कि खतरे बेहतर है, हमने उनके साथ जो है वो अलायंस करके गवर्नमेंट बनाई और चौधरी जुमला बड़ा आपका जबरदस्त था, कदरे बेहतर है। ये इस पे हम आपसे इत्तेफाक कर लेंगे कि चलें जी, कदरे बेहतर है। मुबशिर मीर साहब आपकी तरफ आते हैं। क्या समझते हैं इमरान खान साहब का अगला कदम क्या होना चाहिए, कि क्या करने जा रहे हैं? असेंबलियां तो तहलील होते हुए अगर चलें ठीक है, एतमाद का वोट ले भी लेते हैं, आपको लगता है कि परवेज इलाही साहब उनका साथ देंगे? मेरा ख्याल है कि अगर इसको हम इस तरह देखें कि जब इमरान खान साहब की मरकज में हुकूमत खत्म हुई थी, तो उसके बाद उनके पास जो तुरप का पत्ता था वो पंजाब असम्बली की तहलील थी, क्योंकि वो कमजोर हुकूमत थी केपीके की निस्बत। तो उसके लिए जो आइडियल टाइम था जब उस असम्बली को वाकई वो डिसॉल्व करा सकते थे, उनका अपना वजीर आला भी था, वो उन्होंने टाइम जो है ना वो डिले कर दिया, वो उन्होंने वक्त खो दिया। उसके बाद जो है वो परवेज इलाही साहब की अगर उन्होंने हमायत करके उन्होंने दोबारा से अगर हुकूमत हासिल भी की, जैसे भी वो एक पूरा प्रोसेस हुआ, उसके बाद भी वो परवेज इलाही साहब से बज़ाहिर तो गुफ्तगू होती रही, लेकिन अमलन वो कमिटमेंट लेने में वो कामयाब नहीं हुए। उसकी वजह कि उन्हें एक खौफ भी लाक था, उनके अपने जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम ये नजर आ रही थी कि अगर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो लगा देती है, अपना गवर्नर राज लगा सकती है या कुछ और भी अरेंजमेंट कर सकती है, तो फिर उनके लिए मूवमेंट चलाना, जो वो मूवमेंट चला रहे थे, वो मुश्किल हो जाता है। मेरा ख्याल है सबसे आइडियल टाइम इमरान खान साहब के लिए वो था जब उन्होंने पंजाब असम्बली का ज़िमनी इलेक्शन जीता था। वो था जब 16 सीटें उन्होंने जीती थी। उसके बाद वो उस वक्त वो बहुत ज्यादा जो है वो ताकत में थे और बहुत ज्यादा उनकी बात जो थी वो समझ लें कि एक वजनदार थी कि अगर वो फौरी असम्बलियत तोड़ने की तरफ जाते। लेकिन परवेज इलाही साहब ने उन्हें जिस तरह भी कायल किया तो कर लिया। अब इमरान खान साहब के लिए भी मुश्किल हो गई है। वो अगर फर्ज करो कि परवेज इलाही साहब के लिए ही एक मुश्किल सूरत हाल पैदा करने की इस तरह अंदरून खाना ये बात होती है कि अच्छा हम एतमाद का वोट लेते हैं और परवेज इलाही साहब जो है उससे जो है वो कतराते हैं और मुसलसल कतरा रहे हैं। परवेज इलाही साहब वो नहीं चाहते कि एतमाद का वोट हो और इसीलिए वो असम्बली से जो है वो उसी चीज को बुनियाद बना रहे हैं जो स्पीकर की रूलिंग थी कि जी वो गवर्नर जो है इस तरह का ऑर्डर नहीं कर सकता। इमरान खान साहब के लिए भी इस वक्त जो है बहुत ज्यादा मुश्किल सूरत हाल पैदा हुई है, क्योंकि उनको ये एक फिक्र लाक है कि अभी तक उनका कोई ऐसा सिलसिला नहीं बन सका कि इलेक्शन की कोई डेट अनाउंस हो सकती। इलेक्शन होते हुए अभी उन्हें अगले 4-5 महीने में नजर नहीं आ रहे और बल्कि अगर बहुत ज्यादा क्याओस क्रिएट होता है तो फिर किसी को लंबे अरसे के लिए इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। ये मतलब दोनों एग्जैक्ट टाइम में ये कहा जा रहा है अक्टूबर तक और उसको अक्टूबर के बाद केयरटेकर गवर्नमेंट आएगी, तो वो भी नहीं लग रहा है। ये तो एक तरह की जो है ना वो सूरत हाल को सामने रखते हुए कहा जा रहा है ना कि ये असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी तो उसके बाद जो है वो तो करना पड़ेगा। लेकिन जो खान साहब की जो ख्वाहिश है वो अर्ली इलेक्शन की थी और अर्ली इलेक्शन की जो सूरत हाल एक वक्त तक उनके अपने हाथ में भी थी। कम से कम एक सूबे के ऊपर तो वो काम कर सकते थे जो मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है। उस वक्त वो नहीं कर पाए।
अब फौरी तौर पर मेरा नहीं ख्याल कि परवेज इलाही साहब भी इलेक्शन में फौरी तौर पर इंटरेस्टेड है, क्योंकि परवेज इलाही साहब 2 कश्तियों के सवार है। वो खान साहब के साथ भी ताल्लुक जो है वो बरकरार रखना चाहते हैं और वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मिलकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा वो कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई सुलह सफाई का अमल हो सके। बिल्कुल सही उन्होंने शायद मुद्दे पे बात की आपने। जिस तरह से हमने देखा कि कल इस टाइम पे इमरान खान साहब का ये बयान आया ना कि परवेज इलाही साहब के करप्शन के हवाले से बात करना, ये बड़ी अचंभे की बात थी, क्योंकि इस वक्त तो वो टाइम था कि दोनों को एक दूसरे का सहारा बन के कम से कम पब्लिक के सामने लेके आने चाहिए थे। लेकिन मेरा ख्याल है पहली दफ़ा इमरान खान साहब ने सही वक्त पे जो है फैसला करके ये बयान दिया है। क्या कहते हैं आप? हाँ, ये देखिए, ये क्या है कि एक तरह की जो होती है ना अंडर प्रेशर लाने की कोशिश। इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है दोनों के दरमियान। दोनों के दरमियान जो है वो खान साहब के लिए मुश्किल है कि अपने पार्टी के लोगों को जो है वो सेटिस्फाई रखना और इसी सिनेरियो में रहते हुए वो अपने लिए एक बड़ी अच्छी सिचुएशन जो है वो अपने हक में करना। परवेज इलाही साहब जो है, इन्होंने पहले भी, आपको याद होगा कि पहले भी एक डिस्कशन हुई थी तो पीटीआई की तरफ से ये आवाज आई थी कि हमें परवेज इलाही साहब वजीर आला के तौर पर कबूल है अगर वो पार्टी जम कर दे। लेकिन परवेज इलाही साहब उस पर भी नहीं एग्री हुए थे। फिर उसके बाद एक ये भी प्रपोजिशन सामने आई थी कि परवेज इलाही साहब इलेक्शन की सूरत में, असेंबली तोड़ने की सूरत में बहुत ज्यादा सीटों की एडजस्टमेंट जो है वो डिमांड कर रहे हैं, जो कि पीटीआई जो है वो देने से गुरेजा है। तो लिहाजा कोई ऐसा अभी तक ये फार्मूला इन दोनों पार्टियों के दरमियान नहीं बन सका जिससे मिलके चलना जो है इनके लिए हमें आसान नजर आता हो। अभी आप देखें कि खान साहब का एक और भी स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा परवेज इलाही साहब अपनी सियासत भी कर रहे हैं और हमारे भी साथी हैं। तो इसका मतलब है कि हमआंगी का जो लेवल है वो बहुत हद तक लो है। तो बीच में जो लोग निगोशिएट करते हैं खान साहब के बिहाफ के ऊपर परवेज इलाही साहब से, या उनकी बराह रास्त नशिस्त होती है, तो यकीनन मेरा ख्याल है कि कोई ऐसे पॉइंट्स जरूर हैं जिसकी वजह से दोनों के दरमियान मिलके चलने का अभी तक फार्मूला जो है वो अनर्थ नहीं है। कोई खुफिया हो तो कुछ कह नहीं सकते। और फिर मोनस इलाही साहब के हवाले से भी जो खबरें थी वाली कोई सूरत हाल इस वक्त नजर भी नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया मुबशिर मीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद से काफी गहरी नजर है चीजों पे। जो एक खुफिया कोई चीजें वो कुछ भी नहीं है सामने फिलहाल। साफ साफ मंजरनामा नजर आ रहा है, जो हम पहली भी प्रोग्राम्स में कहते आए थे। परवेज इलाही साहब की सियासत खुल के सामने आ चुकी है और खुदा का शुक्र है कि इमरान खान साहब ने उसको परख भी लिया और अब उस लिहाज से फैसले भी कर रहे हैं और बयानात भी दे रहे हैं। लेकिन पंजाब की सूरत हाल काफी अभी गमगीर होती जा रही है। आगे देखते हैं क्या हो रहा है। मजीद इन मौजूद पे बात करेंगे। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आपके सामने शामिल होते हैं।